को लैटिन में पहले नवंबर या लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आज प्रीति जिंटा की। प्रीति जिंटा ने जब से आरोप नेस वाडिया पर लगाए हैं तब से नेस वाडिया, प्रीति जिंटा और वाडिया परिवार चर्चा में बना हुआ है। लेकिन अब नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया ने दावा किया है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है कि वो लड़की को ज्यादा परेशान न करें वरना ठीक नहीं होगा। मुंबई पुलिस का कहना है कि वो लड़की प्रीति हो सकती है, लेकिन वाडिया को अंडरवर्ल्ड से खतरे का ये पहला मामला नहीं है और इसके तार 1986 से 1989 तक चली एक औद्योगिक लड़ाई तक भी जाते हैं। क्या हो सकती है प्रीति पुजारी और पुरानी रंजिश से जुड़ी ये दास्तां, जानेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको दिखाते हैं नेस वाडिया के पिता से जुड़ी खबर। नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया ने मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं और धमकी देने वाले ने अपना नाम डॉन रवि पुजारी बताया है। वाडिया परिवार को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने का यह पहला मामला नहीं है और इसके तार 1989 में चरम पर पहुंची एक औद्योगिक लड़ाई से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और उनके एक्स बॉयफ्रेंड नेस वाडिया के विवाद में नया मोड़ आ गया है। वाडिया परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसे अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं। क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि नेस वाडिया के पिता और जाने माने उद्योगपति नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड डॉन की तरफ से धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नुस्ली वाडिया की सेक्रेटरी को धमकी दी गई कि वाडिया परिवार इस मामले में ज्यादा परेशानी न खड़ा करे वरना इसके परिणाम भुगतने होंगे। फोन करने वाले ने अपना नाम अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी बताया। इससे पहले सन 1989 में भी नुस्ली वाडिया पर हमला हुआ था जिसमें वे बाल बच गए थे। उन पर हुए हमले की साजिश में रिलायंस के उच्च अधिकारियों के नाम सामने आए थे। उस हमले को टेक्सटाइल जगत की बादशाहत पर कब्जे को लेकर देखा जा रहा था। बॉम्बे डाइंग के मालिक नुस्ली वाडिया की टेक्सटाइल जगत में एक छत्र बादशाहत कायम थी और कहा जाता है कि ये रिलायंस को रास नहीं आ रही थी और उसने विमल नाम से अपना टेक्सटाइल प्रोडक्ट लॉन्च किया। उस वक्त खबरें तो ये भी आई कि एक औद्योगिक घराने ने अपने रास्ते में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए नुस्ली वाडिया पर हमला करवाया था। उस वक्त तत्कालीन सीएम शरद पवार थे और उस वक्त के मुंबई क्राइम ब्रांच के चीफ अरविंद इनामदार थे। इनामदार जो कि सख्त और ईमानदार ऑफिसर माने जाते थे, लेकिन बताया जा रहा है कि ये केस उन्हें न देने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया गया। फिर ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस के इन्फॉर्मर रहे प्रिंस बाबरिया को सीबीआई ने इसमें रिलायंस के कीर्ति अंबानी के साथ आरोपी बनाया था। लगभग 25 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद इसका फैसला न होते देख नुस्ली वाडिया ने अदालत का दरवाजा एक बार फिर खटखटाया। अदालत ने इस मामले में नुस्ली का बयान भी दर्ज कराया और इसके बाद से सीबीआई की जांच में तेजी आई। इस जांच में कहा जाता है कि इस जांच के नतीजे आने पर एक औद्योगिक घराने की सच्चाई सामने आ सकती है। उस वक्त हुए इस हमले की वजह बॉम्बे डाइंग को आर्थिक रूप से कमजोर करना बताया गया। नुस्ली वाडिया पर हुए हमले के बाद ऐसा हुआ भी। वाडिया परिवार को अंडरवर्ल्ड से धमकियां कौन दिलवा रहा है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। भरत शाह निर्मित फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में काम करने के बाद खुद प्रीति जिंटा ने फिल्म में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है ये बात कबूल की थी और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। सवाल ये है कि इस पूरे मामले में कहीं कोई तीसरी पार्टी तो नहीं है जो इसका फायदा उठा रही है और कहीं इसका संबंध नुस्ली वाडिया के पुराने केस से तो नहीं। आखिर अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी किसके कहने पर वाडिया परिवार को धमकी दे रहा है? ऐसे में इस केस में निगाहें टिकी है प्रीति जिंटा पर कि वो क्या बयान देती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद इस मामले की सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, 11 न्यूज।
और बात प्रीति जिंटा की हो रही है। प्रीति जिंटा ने इससे पहले अपने बयान में कहा था और ट्वीट किया था, अपने सोशल साइट पर उन्होंने कहा था कि उनकी निजता का सम्मान किया जाए। बिल्कुल हम उनकी निजता का सम्मान करते हुए, लेकिन चूंकि मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है, मामले में अंडरवर्ल्ड कूद पड़ा है, मामले को मीडिया में भी उछाला गया है, इसलिए इस विषय पर हमने चर्चा भी रखी है और चर्चा के कई कोण पर हम बात करेंगे। चर्चा के जितने कोण हैं हम उन्हें थोड़ा थोड़ा छूने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए जो अतिथि मौजूद है हमारे साथ इस मामले में कानून के जानकार और कानून एडवोकेट, हाईकोर्ट एडवोकेट निश्चय दीक्षित जी हैं। निश्चय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षा सुंदरी ठाकुर जी हैं। सुंदरी ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मॉडल और एक्ट्रेस, खासकर तेलुगु फिल्मों में जिनका नाम है, वो हमारे साथ मौजूद है, पूजा तोमर जी। पूजा तोमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ निर्मल त्रिवेदी, हमारे अपने सहयोगी साथ में हैं। निर्मल त्रिवेदी जी से भी हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। बात शुरू करते हैं। पहले तो प्रीति जिंटा अपने आप में एक जाना माना नाम, विवादों में आता है तब जब अपने पूर्व प्रेमी नेस वाडिया के साथ उनके संबंधों को, तल्ख संबंधों को लेकर एक मामला पहुंचता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेन करती हैं और फिर विदेश चली जाती हैं। अभी पूरी तरह से वो मामला सुलझा भी नहीं था कि अंडरवर्ल्ड का भी मामला सामने आ गया है। सबसे बात पहले पूजा जी से करते हैं। पूजा जी, चूंकि आप उस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं, एक तो पहले प्रेम और फिर प्रेम के बाद विश्वासघात, विश्वासघात के बाद आरोप और प्रत्यारोप, एक दूसरे पर इल्ज़ामों की झड़ी और फिर मामले का पुलिस स्टेशन तक जाना, ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कई मामले आए हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामले फिल्म इंडस्ट्री में लगातार होते रहते हैं और इन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए या इन पर चर्चा हो, क्योंकि वो भी समाज का एक हिस्सा है? पूजा जी। देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं भी एक फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पर रिलेशन है। चर्चे तो काफ़ी आते हैं, आउट ऑफ इंडस्ट्री भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हमें देखना चाहिए। अभी जैसे आप जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस केस के बारे में हमें उसकी तह तक जाना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि रिलेशन है और उसके बाद उनका एक कंप्लेन जाती है कि ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसकी एक तह तक जाना चाहिए। जहां तक बात उनके संबंधों की थी, वो सचमुच में उनकी निजता का मामला था, लेकिन जब बात पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है, बात कंप्लेन तक पहुंचती है और छेड़छाड़ के और अन्य आरोप लगते हैं, तब मामला सार्वजनिक भी हो जाता है और उस पर चर्चा भी होती है। निश्चय दीक्षित साहब हमारे साथ हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं, कानून के जानकार हैं। बात निश्चय जी, एक मामला दो आपसी संबंधों का और फिर उनके बिखरने का, फिर उनके बीच व्यापारिक रिश्ते बरकरार हैं। ऐसे में इनके बीच क्या घटता है ये अभी पुलिस जांच से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उनके कंप्लेन के साथ साथ प्रीति जिंटा की एक एफआईआर दर्ज हो चुका है और जिसमें उनका भी बयान लिया जाना है और गवाहों का भी और नेस का भी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? जिस तरह की परिस्थितियां बनी, क्या इसे अवॉइड किया जा सकता था या प्रीति ने बेहतर काम किया, उनके साथ जो हुआ उसे वो पुलिस स्टेशन तक ले गई? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि प्रीति जिंटा ने जो भी किया उसके अंदर कहीं ना कहीं पे रिलेशन ब्रेक होने का जो साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन और साइकोलॉजिकल जेलेसी जो होती है, किसी दूसरे के साथ नेस वाडिया के संबंध बन गए, जैसा कि पेपर में मुझे न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ने को मिला, वो जो जेलेसी थी वो एक इम्पैक्ट होके या पुलिस स्टेशन तक पहुंची है। मेरा ऐसा मानना है कि इस किस्से को बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था और इसको उन्होंने एफआईआर दर्ज करा के इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो रियल केसेस होते हैं उसके ऊपर एक प्रकार का उन्होंने एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दिया कि लोग अब उसको भी सस्पिशन की निगाह से देखेंगे जी, जो रियल केसेस होते हैं। जी, रियल केसेस को भी देखेंगे और हो सकता है कि ये मामला भी रियल हो। अभी ये पुलिस की जांच से स्पष्ट हो पाएगा कि इस पर क्या हुआ, दरअसल हुआ क्या, किस किस के बयानात दर्ज होंगे, तरह तरह की बातें होंगी
और उसके मैं बाद यहाँ पे एक चीज़ सलमान भाई ऐड कर देना चाहता हूँ जी जी कि जो सेक्शन लगाए गए हैं वो कॉग्निजिबल सेक्शन है, जिसमें पुलिस के पास पावर होती है कि विदाउट वारंट उसको अरेस्ट करे। अब चूंकि ये इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस ने प्रोक्योर कर लिया एज सून एज द एफआईआर वाज लॉन्च, और उसके बावजूद अभी तक उन्होंने नेस वाडिया को अरेस्ट नहीं किया, तो इससे ये साबित होता है कि शायद जो प्रीति का एलिगेशन था इट इज़ नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय द वीडियो क्लिपिंग्स विच हैज़ बीन प्रोक्योर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जी तो इसके लिए उन्हें अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। जी अभी तक अरेस्ट न करने के पीछे के जो कारण हैं वो कानूनी पहलू से ये निकल कर आ रहे हैं एडवोकेट दीक्षित साहब के नज़रिए से कि पूरी तरह से शायद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दरअसल हुआ क्या था और कार्रवाई कितनी दूर तक जानी चाहिए। प्रीति भी बाहर है और नेसवाड़िया भी बाहर है। हम मामले के उसी पहलू पर अभी बात कर रहे हैं जहां तक नेस और प्रीति के बीच का मामला था। तीसरा पहलू जब इसमें आपसी रंजिश का, इसमें अंडरवर्ल्ड का आया है, उस पहलू को हम थोड़ा रुक कर छूते हैं। सुंदरी जी, तरह तरह के मामले आपके पास आते हैं इस तरह के, आपसी विवाद, संबंधों का बनना, संबंधों का बिगड़ना और उसके बाद फिर एक दूसरे के खिलाफ जाना। इसमें इंडस्ट्री भी है, इसमें साधारण लोग भी हैं, छोटी छोटी स्लम्स में रहने वाले, चौल में रहने वाले लोग भी हैं और हाई सोसाइटीज़ में रहने वाले लोग भी। जाना माना नाम प्रीति जिंटा का भी। सलमान इसे जी, किस नज़रिए से देखती हैं? सलमान जी, वैसे तो मैं प्रीति जिंटा को इतनी अच्छी तरह नहीं जानती, मतलब मेरा उस चीज़ों से कोई लेन देन नहीं है, बट एज अ, ना मैं ये कहूँगी कि मैं एज अ वो लेडी है तो मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, राइट। एज अ रिस्पेक्टेबल फैमिली है। आज तक प्रीति जिंटा के बारे में मैंने ऐसा कभी कोई चीज़ नहीं सुना कि जो कभी कोई पेपर्स में या इसमें, एज अ वेरी मतलब बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हैं। फादर उनके आर्मी में है या किस में, थोड़ा सा मुझे मालूम है। लेकिन अभी जो इंसिडेंट्स हुआ है, जो अभी वकील साहब ने कहा कि वो जो अभी अगर ऐसा होता तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। जी, पहले ऐसा होता था कि एफआईआर हुआ और तुरंत अरेस्टिंग हो जाती थी पुलिस स्टेशन के अंदर। अभी एक कानून निकाला है कि इसमें कई ऐसा भी होता है कि जैसे कि अभी वकील साहब ने कहा कि हो सकता है वो सच ना हो। जी, तो आज इसलिए भी ऐसे मामले सुंदरी जी होते हैं, डेली हमारे भी नजरों से गुजरते जी, हैं। जी, वकील साहब भी बताएंगे जी, कि ये मामले होते हैं। अगर ये साधारण परिवार का मामला होता जी, तो ये- एफआईआर दर्ज होते ही मैं वो पहले नहीं, अभी उसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग आया है। जी, क्योंकि मेरा डेली का ये एफआईआर होना ना होना, मेरी रोज झगड़े होते हैं इस बात के ऊपर। जहां ये मैंने माना, देखिए सुंदरी ये जी, जो जहां आप जैसे लोग, जी सजग लोग, जी एडवोकेट लोग, जी सामाजिक लोग, नेता लोग जब इस मामले में पहल कर देते हैं तभी पुलिस स्टेशन और अन्य जगहों पर कानूनी एजेंसियां तब स्टेप बाय स्टेप करती हैं। बिल्कुल, अन्यथा निश्चय दीक्षित जी से ही हम जानेंगे, क्या निश्चय दी ऐसा नहीं होता कि फौरन के जैसे ही एफआईआर हो और उस पर कार्रवाई हो जाती है? तुरंत औरतों के मामले के अंदर बॉम्बे पुलिस नहीं, इंडिया की कोई भी पुलिस जो है, सिर्फ वो औरतों इतना- के ही नहीं, किसी भी मामले में नहीं, एफआईआर किसी दर्ज में होते ही देखिए अक्सर 90% केसेस के अंदर जो है पुलिस जो है वो अरेस्ट करने के लिए उतावली हो जाती जी। है। और लेडीज के जो मामले होते हैं, क्योंकि विषय लेडीज का, इसके लिए मैं बोलूंगा, लेडीज के मामले में तो वी हैव फाउंड, इवन अभी बीच में मैंने देखा था एक सिंगर थे अंकित तिवारी करके, जी। उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जबकि 13 दिन के बाद ही सेशन कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। इंदर कुमार को अरेस्ट कर लिया, उनको भी बेल मिल गई। लेकिन 20, कितने 22, दिन, 25 वकील साहब मैं बीच में बोलूंगी, उस केस की मैं सामने मेरे साथ सामने अरेस्टिंग हुई, मैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन में थी, दोनों जिनके नाम ले रहे हैं। बट कितने दिन के बाद, कम से कम 1 महीने के बाद, जब वो लड़की को इतना स्ट्रगल करना पड़ा ऑन द स्पॉट, अभी पुलिस अरेस्ट नहीं करती। मैं बार बार आपसे ये टीवी के माध्यम से कहती हूँ कि वो प्रीति जिंटा हो या वो हो, लेकिन उनकी वजह से जो मामला, जो कि आज जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनकी वजह से जो आता है, थोड़ा मीडिया में ज्यादा आ जाता है, उसकी वजह से लोगों को पता लग जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा स्लम में है, मिडिल क्लास है, उनका टीवी पे नहीं आता। ये 300 दिन का अभी हमारी पुलिस ने, बॉम्बे पुलिस का मैं रूल बता रही हूँ आपको, बॉम्बे पुलिस ने अभी ये किया है, हमारे कानून के प्रावधान में है कि अगर औरत को किया गया है तो तुरंत उसकी एफआईआर हो और वो अरेस्ट हो। बट उसमें अभी ये प्रावधान चेंज हुए कि कहीं कहीं कभी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से अगर जो इनोसेंट आदमी है उसको तकलीफ हो जाती है। ठीक है, यानी इनोसेंट लोगों को भी तकलीफ हो जाती है। उसकी वजह से हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला है
कि एफआईआर तुरंत ली जाए, एफआईआर तुरंत होगी आपकी। एफआईआर पर पूजा जी आपका क्या रुख है कि एफआईआर के बाद फौरन कार्रवाई होनी चाहिए थी? एफआईआर के बाद कार्रवाई तुरंत तो होनी चाहिए ना, कार्रवाई तुरंत होना बहुत लाजमी है। बट कैसा है, हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो दुबई चले गए। थोड़ा सा प्रीति जिंटा ने भी गलती किया, उनको नहीं जाना चाहिए था। जब एफआईआर किया था तो सामने अरेस्टिंग भी करानी थी उनको। चलिए हम अरेस्टिंग कराते हैं, हम आगे एक खबर दिखा लेते हैं आपको इसी से जुड़ी और फिर इसको चर्चा करते हैं। प्रीति के इल्जाम बॉलीवुड के सामने आया पहला मामला नहीं है, पहले भी बॉलीवुड में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला चलता रहा है और ये प्रीति जिंटा नेस वाडिया का मामला इसी की एक बानगी भर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने पूर्व प्रेमी नेस वाडिया के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। वाडिया के खिलाफ ये शिकायत मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में दर्ज कराई गई है। मामला 30 मई का बताया जा रहा है। प्रीति के अनुसार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में केकेआर और किंग्स 11 पंजाब के बीच आईपीएल मैच के बाद वाडिया ने उनसे बदसलूकी की। हालांकि खुद वाडिया ने इस तरह की किसी बात से इनकार किया है। वाडिया का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। वे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि प्रीति ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, जबकि वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने अब तक वाडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन राज्य महिला आयोग ने 24 घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं सूत्र बताते हैं कि वाडिया ने भी प्रीति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। प्रीति ने शनिवार को इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए बुरा वक्त है, मेरी प्राइवेसी बनाए रखी जाए। मेरी मंशा किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले में क्या करती है और वाडिया प्रीति के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। खैर, ये पहली बार नहीं है जब किसी एक्ट्रेस से छेड़छाड़ की खबर सामने आई है। बॉलीवुड में ये पहली घटना नहीं है जहां इस तरह के आरोप लगे हो। इससे पहले भी कई अभिनेत्रियां अपने साथी या अपने साथी सहयोगी कलाकारों के साथ में इस तरह के आरोप लगा चुकी है। हालांकि ये आरोप अपने मकाम पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी भी यौन शोषण जैसे आरोपों से नहीं बच सके हैं। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने उन पर ऐसा ही आरोप लगाया था। उनके अनुसार राजकुमार ने फिल्म चाइना गेट के दौरान उनका अनुचित इस्तेमाल किया था। स्वर्गीय काका यानी राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बने। देश ही नहीं दुनिया भर में अपने प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले काका के बारे में किसी ने भी शायद ही सोचा होगा कि उन पर छेड़छाड़ जैसे आरोप लगेंगे। राजेश खन्ना की लिव इन पार्टनर रही अनीता आडवाणी ने उनकी मौत के बाद यौन शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब वे 13 साल की थी तब राजेश खन्ना ने उनका यौन शोषण किया था। 2004 में फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर की जिंदगी में ऐसी आंधी आई जो सब कुछ तबाह कर सकती थी, लेकिन कर नहीं पाई। दरअसल प्रीति जैन नाम की लड़की ने उनके खिलाफ एक केस दायर किया, जिसमें मधुर पर आरोप लगाए गए कि फिल्म में रोल देने के नाम पर उन्होंने प्रीति का रेप किया है। डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी पर छेड़छाड़ का आरोप लग चुका है। बात तब की है जब वे अपनी फिल्म शंघाई को लेकर चर्चाओं में थे। इस दौरान अभिनेत्री और मॉडल पायल रोहतगी ने उन पर कथित रूप से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। तब्बू की बड़ी बहन और एक्ट्रेस फरार नाज ने जैकी श्रॉफ पर आरोप लगाते हुए एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने तब्बू से छेड़छाड़ की थी। ये घटना उस दौरान घटित हुई जब वे जैकी के साथ फिल्म शूटिंग पर गई थी और तब्बू भी उनके साथ थी। इस दौरान तब्बू की उम्र 14 या 15 साल की रही होगी। हालांकि जैकी पर लगाया गया यह आरोप साबित नहीं हो सका, लेकिन एक सच्चाई ये जरूर है कि तब्बू और जैकी ने आज तक के करियर में कभी एक साथ फिल्म नहीं की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस गीतिका त्यागी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में सुभाष कपूर गीतिका के साथ यौन दुर्व्यवहार की चर्चा करते दिखाई दिए। वीडियो में गीतिका सुभाष कपूर को अपने साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर चाटा मारते दिख रही हैं। बॉलीवुड में बनते बिगड़ते रिश्तों की ये कहानियां सिर्फ खबरें बनकर रह जाती है। मीडिया इन्हें दिखाकर अपनी जिम्मेदारी निभा लेता है तो लोग उस पर विश्लेषण कर। आखिर सवाल यह बना हुआ है कि इन महिलाओं को इंसाफ दिलाएगा कौन, जो एक एक्ट्रेस होने से पहले एक नारी है, और इनकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। राजेंद्र के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज, मुंबई। जैसा कि निर्मल जी कह रहे थे कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है
ये एक्ट्रेस होने से पहले एक नारी भी है और नारी का सम्मान ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ नारी है, इस समाज का बहुत अहम हिस्सा होती हैं नारी। हम इस विषय पर बात करें, हम सीधे निर्मल जी के पास चलते हैं, लेकिन निर्मल जी के साथ चलने से पहले पूजा जी से बात करते हुए चलते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे निर्मल त्रिवेदी, हमारे अपने सहयोगी, हमारे संवाददाता। पूजा जी, जिस कई चीज़ों का देखिए हमने जिक्र किया, कई मामलों को हमने आपके सामने रखा कि ये इश्यूज़ अक्सर चर्चा में आए, एक्टर और एक्ट्रेसेस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगे, एक्ट्रेसेस ने लगाया। कास्टिंग काउच एक आम बात है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए माना जाता है। जब हुआ तभी अगर किसी ने बता दिया तो पता चल जाता है, अन्यथा बहुत से मामले दब जाते हैं। क्या ऐसे मामलों को उजागर करते रहने से इस तरह के मामलों में कमी आ सकती है, या फिर जैसा चल रहा है उसी तरह रहने दिया जाए? तीसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ कि क्या सचमुच में ऐसा होता भी है, या अमूमन कहा जाता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का एक स्टंट है? क्या कहेंगे आप? मेरा मानना ये सलमान जी, काफ़ी तरह के लोग होते हैं, किसी के साथ सच में होता भी है, कोई पब्लिसिटी स्टंट भी करता है। और आजकल रिलेशन में क्या रहता है कि अगर जैसे अभी जिस मुद्दे को हम लेके चल रहे हैं, रिलेशन उनका था उनसे, तो उन्होंने शायद ये भी हो सकता है कि ये सामने उन्होंने आरोप लगाया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या पता वो बात सच भी है। मेरा मानना ये है कि हमें उसकी तह तक जाना चाहिए, उस तह को जानने के बाद ही हम किसी चीज़ पर कार्रवाई करें। जी, जब तक हम मामले की तह तक नहीं जाते, और तह तक जाने का काम कानूनी एजेंसियों का है, बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का है, पुलिस उस पर काम कर रही है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह के जब मामले आते हैं, चूंकि मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का मामला होते ही ये चर्चा में ज्यादा आ जाता है। हम बात करते हैं अपने सहयोगी निर्मल जी से। निर्मल जी, निर्मल जी बताएं, इस तरह के मामले इंडस्ट्री में आम कहे जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि उचित कार्रवाई के बिना वो मामले दब जाते हैं, और उचित कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी पीछे हट जाता है? अक्सर ऐसे मामलों में समझौते हो जाते हैं, या फिर बहुत दूर तक इस लड़ाई को नहीं ले जाने के कारण मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है? क्या कहेंगे? देखिए सलमान जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है। जो वहाँ पे ताकतवर होता है वो अपने से कमज़ोर को कहीं ना कहीं पे दबाता है। जहाँ तक हीरोइनों का सवाल है, हमें ऐसे केसेस मिलते ही हैं, कह सकते हैं कि 40% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इस तरह के मामले सामने आते हैं। प्रीति जिंटा का मामला जो हमने आपको बताया एक पैकेज में कि एक अकेला मामला नहीं है, हालांकि बहुत सारे इसके अलावा भी मामले हैं जो सिर्फ कागजों तक रह गए हैं या बीच में आपस में समझौता करके उनको खत्म कर दिया गया है। आपने देखा था कि जिस तरह से प्रीति जिंटा की बात है, एक प्रीति जैन ने लगाया था इनसे पहले, तो उन्होंने 16 बार रेप की बात कही थी मधुर भंडारकर पर, और उस केस का जो हश्र हुआ वो आपने देखा होगा। बॉलीवुड में ये जो चीज चल रही है, वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो इस इंडस्ट्रीज में खराब कर रहे हैं। इस बात से भी डिनाई नहीं किया जाता। हालांकि नारी की इज्जत का जो सवाल है, उसका किस तरह से मनोबल बढ़ाया जाए, उस बात की तरफ कहीं ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ मिडिल क्लास की या लोअर क्लास की बात की जाती है, लेकिन हालात आज भी वही वीवीआईपी जो लोग बोलते हैं उनमें भी वही है। जो पावरफुल है वो इस तरह के शोषण करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे मामले सामने नहीं आते, कहीं ना कहीं करियर का सवाल होता है। कहीं ना कहीं मीडिया में आप देख रहे हैं कि जब से प्रीति जिंटा सामने आई है किस तरह के छींटे उड़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये आरोप सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं, ये कानून का विषय है। लेकिन प्रीति ने अपनी तरफ से 2 बार एक बोल्ड डिसीजन लिया। एक जब चोरी चुपके फिल्म के दौरान मामला प्रकाश में आया था, तब उन्होंने बेधड़क अंडरवर्ल्ड का पैसा फिल्म इंडस्ट्री में लगता है ये कबूलनामा देकर सनसनी मचाई थी, और उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है। और दूसरी बार उन्होंने अपने ही पूर्व प्रेमी पर जिनके साथ उनके रिलेशन थे उस पर छेड़छाड़ी के और अन्य आरोप लगाए हैं, और अपने आत्मसम्मान को ठेस लगने की बात कही है। ये दूसरी बार है। निर्मल जी, आप रहे हमारे साथ। निश्चय दीक्षित साहब हमारे साथ हैं। बताइए निश्चित दीक्षित साहब,
ऐसे जब मामले आते हैं बड़े पेचीदे हो जाते हैं। एक तरफ उनके अपने व्यक्तिगत संबंध और दूसरी तरफ कानून के लंबे हाथ, दो चीजें जब आपस में गड़बड़ होती हैं तो किस तरह के संदेश आम समाज में जाते हैं। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में रहने के कारण किसी पर छींटे उड़ा दिए जाएं, ये भी उचित नहीं है। और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, वो पुरुष हो या महिला, तो ये भी अपने आप में गलत माना जाएगा। सलमान भाई, ऐसी बात है कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो भी एक बड़े व्यापारिक जो फैमिली है, ना है केवल व्यापारिक फैमिली, बल्कि लोगों को शायद पता नहीं होगा कि वो बहुत बड़े राजनीतिक फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। नस्ली वाडिया जो फैमिली है, इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू जिन्ना साहब ऑल्सो। जी, ये जो आरोप प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के ऊपर लगाए और उनके बाद में उनके जो वकील थे हितेश जैन, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके और उसके बाद मीडिया के सामने भी ये कहा कि हमने मॉलेस्टेशन की चार्जेस नहीं लगाए। जब इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो समाज में एक संदेश ये भी जाता है कि आप झूठे आरोप, जब प्रीति जिंटा या तो सही आरोप हो या झूठे आरोप हो, सपोजिंगली ये आरोप लगा सकती है, चर्चा में कल को इसलिए भी आए। हाँ, तो कल को तो कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है कि भाई मेरे साथ इन्होंने झगड़ा हुआ, झगड़े के कारण समझ में आए, सीट को लेकर विवाद हुआ, जिस तरह की खबरें आई। हाँ, उनकी माँ के सीट के ऊपर झगड़े, झंझट, गाली गलौज तक के आरोप, लेकिन उसमें मोलेस्टेशन और कहीं नहीं था, आरोप लगने, तो अपने आप में थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह इस विषय पर भी लग जाता है। इसीलिए उसको क्या हो जाता है कि वो जो सेक्शन जिस उद्देश्य से अमेंड करके आईपीसी में लाया गया, वो उद्देश्य खत्म हो जाता है। इस प्रकार के अगर आरोप लगेंगे, इससे पहले भी जैसे 498 वगैरह के भी आरोप इस पर लगते रहे हैं। जैसे हर जो एक्ट होता है इंडिया, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है सलमान भाई, कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी जो है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई, जो सिटीजन्स है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए। तो जब भी ऐसे कोई एक्ट आते हैं तो उसको दुरुपयोग करने की इच्छा जो है, चीज का उपयोग, जब आपके लिए कोई कानून बनता है, आपके लिए कोई सुविधा दी जाती है, आपके लिए ज्यादा मामला तय किया जाता है, उसका उपयोग करने के बजाय अगर आप दुरुपयोग करते हैं, 100 तो में दोनों चीजें 100 में से 90 केसेस जो बॉम्बे हाईकोर्ट में अभी जा रहे हैं सलमान भाई, मैं तो वहाँ पे हूँ जी, 90 केसेस जहाँ पे कंसेंशुअल रिलेशनशिप रहा है, रिलेशनशिप बाद में ब्रेक हुआ है और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के वजह से सब्सिक्वेंटली जो है हाई कोर्ट्स के अंदर जो है ये जाना शुरू हो गए कि भाई ऐसे ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस की, उन्होंने मुझसे शादी की प्रॉमिस की थी, अब वो शादी नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इस प्रकार की चीज़ें जो, उससे ग्रेविटी खत्म हो गई है सेक्शन। एक तो पुरानी परंपराओं से हटना और पुरानी परंपराओं से कटना कहीं ना कहीं इसका कारण है, लेकिन इस पर अगर जाए तो लोग उन्हें पिछड़ा हुआ रूढ़िवादी मानकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। आज भी चाहे इसे रूढ़िवादी कर लें, चाहे अपनी परंपरा कह लें, चाहे अपनी संस्कृति कह लें, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए लोग आज भी सम्मान की नज़र से देखे जाते हैं। और इसमें हर तरह के लोग, वो फिल्म इंडस्ट्री में भी संस्कारी और सामाजिक लोग हैं, और इससे किसी को इनकार नहीं है। इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में इस तरह के लोग हैं, लेकिन वो चंद लोग रह गए हैं। इस तरह के मामले अगर एडवोकेट दीक्षित साहब बता रहे हैं कि इस तरह के 90% मामले अगर आते हैं तो अपने आप में समाज के ताने बाने को तितर बितर करने के लिए काफ़ी है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। जो मामले आते हैं सुंदरी जी, क्या ये अपने आप में विरोधाभासी नहीं होते? अक्सर आपका साथ रहा, आपका सहयोग रहा, आप उनके साथ रहे, आप उनके रिश्ते में रहे और उसके बाद में इस तरह के आरोप लगते हैं, तब क्या करती हैं आप लोग, आप जैसी संगठनाएं? सलमान जी, मैंने ये एक स्टोरी भी बनाई है और ये काफ़ी, अभी मैं उसको, अभी टाइम है थोड़ा कंप्लीट होने में, ये मैं बहुत ज़्यादा खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। जैसे हमारे दीक्षित साहब ने कहा कि मतलब औरतें, देखिए मैं उनके लिए नहीं कहना चाहती जो आजकल के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, चार जिम वो अपने कॉफ़ी पीने जा रहे, कोस्टा कॉफ़ी में बैठे हैं, अपना कहीं भी मतलब जो भी वहाँ 2-4 के साथ घूम रहे हैं, वो फिल्म लाइन में हैं, वो 2 लड़कों को, आज उनके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ खुद। शायद आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, मैंने बोला है कि वो भी किसी इज्जत की नज़र से, किस घर से आती हैं, किस घर से बिलोंग करती हैं, अच्छी फैमिली से होती हैं। अगर उनके पेरेंट्स उनकी जब ये चीज़ सुनते होंगे तो उनको कैसा लगता होगा। तो मैंने पेपर में भी कहा था कि अगर ये बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ज़रा लड़कियों को, ऐसा मैंने रिक्वेस्ट किया था, इस पे ध्यान दें। आप कहते हैं मैं 2 साल से उनके साथ थी,
और मेरे से शादी का, मेरे पास कितने केसेस, मैंने उनसे कहा आप 2 साल से क्यों थी, 1 महीना 2 महीना आपने शादी का वायदा, वो चलिए छोड़ दीजिए। मगर मैं औरतों के लिए ये बिल्कुल कहना चाहूंगी दीक्षित जी, जो औरत 10 साल 15 साल 20 साल से अगर उस आदमी के साथ रह रही तो उसका अधिकार तो बनता है। पूरी जिंदगी लगा देती है वो पूरा एक सुंदरी जी, इस पर पूरा एक कार्यक्रम ही किया जा सकता है जी। लेकिन प्रीति जिंटा जी की बात जो है जी, इस समय हम उनकी बात करें, वो भी एक महिला है, बिल्कुल बिल्कुल, और उनके लिए भी मैं उतना ही कहूंगी कि आज जो उनके साथ हो रहा है जी, वो गलत है। ऐसा देखिए, इस मामले में एक नया पेच भी आया है जी। चलिए हम उस पर भी बात कर लेते हैं। आइए अब उस क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं जी, जो इस पूरे प्रकरण को लेकर है जी। क्या मामला है, पूरी तरह से एक पैकेज के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उस क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं जिस पर ये पूरा मामला नए सिरे से चर्चा में आया है। चर्चा रवि पुजारी के फोन की, चर्चा बहुत सारी चीजों की, उस क्रोनोलॉजी को समझने की बात करते हैं जिस पर मामला अलग मोड़ पर ले गया है, वो हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। खड़ा कर बॉम्बे डाइंग की नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी की जांच पुलिस भले ही प्रीति जिंटा मामले से जोड़कर कर रही हो, लेकिन कुछ दशक पहले की एक चर्चित औद्योगिक लड़ाई भी इसकी जड़ में हो सकती है। दरअसल 1989 में मुंबई पुलिस को एक खबर मिली कि रिलायंस से जुड़े एक बड़े अधिकारी ने नुस्ली वाडिया के कत्ल के लिए बाबरिया नाम के एक अपराधी को सुपारी दी है। ये खबर मुंबई पुलिस को लगी और उस वक्त मुंबई पुलिस के कमिश्नर वसंत केशवराव सर्राफ और ज्वाइंट सीपी अरविंद इनामदार ने ये बात सीधे मुख्यमंत्री शरद पवार को बताई। दरअसल सर्राफ और इनामदार नहीं चाहते थे कि ये खबर लीक हो जाए, लिहाजा सिर्फ मुख्यमंत्री और गृह सचिव को इसकी जानकारी दी गई। दरअसल खबर मिलने के बाद 12 जुलाई 1989 को वाडिया की सुरक्षा में मुंबई पुलिस की एक टीम लगा दी गई। 17 जुलाई 1989 को सर्राफ ने शरद पवार से गुप्त मीटिंग कर उन्हें सारी बात बताई। 20 जुलाई 1989 को महाराष्ट्र के गृह सचिव एस राममूर्ति ने केंद्र को खत लिखा। 23 जुलाई 1989 को दिल्ली से जवाब न आने पर मूर्ति ने एक बार फिर केंद्रीय गृह सचिव को एक खत लिखा। 28 जुलाई 1989 को शरद पवार ने कीर्ति अंबानी की गिरफ्तारी के संकेत दिए। 31 जुलाई 1989 को क्राइम ब्रांच ने कीर्ति अंबानी को गिरफ्तार कर लिया। 1 अगस्त 1989 को पुलिस ने बाबरिया और कीर्ति को रिमांड पर ले लिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी ना तो कभी जांच नतीजे तक पहुंची और ना ही कोई कार्रवाई हुई, और इस बीच रिलायंस देश का सबसे बड़ा कारोबारी घराना बन गया। अब नेस वाडिया के विवादों में आने के बाद और उनके पिता नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने के बाद एक बार फिर दो घरानों की लड़ाई के तार भी फिर से छिड़ गए हैं, क्योंकि नुस्ली वाडिया ने कुछ वक्त पहले ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इस मामले को एक बार फिर खोलने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। क्या सचमुच प्रीति और नेस वाडिया के बीच के विवाद में कोई तीसरी शक्ति है जो अपना लाभ लेना चाहती है, या फिर ये पूरा मामला ही कुछ अलग ट्रैक पर जा रहा है? ऐसे बहुत सारे विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे सारे मेहमान अभी भी मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम, हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में
गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में हम कर रहे हैं बात प्रीति जिंटा की। प्रीति पुजारी और पुरानी रंजिश। बात प्रीति जिंटा से शुरू हुई। प्रीति जिंटा के लव अफेयर के ब्रेकअप होने की, उनके बीच के कारोबारी व्यापार के बीच में आए खटास की, उन रिश्तों के टूटने के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी, दोनों एक दूसरे से जुदा हुए, मामला किसी बात को लेकर इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। एफआईआर दर्ज हुई। नेस के खिलाफ प्रीति ने मॉलेस्टेशन तक के आरोप लगा दिए। कई जानकार इसे प्रीति की अति मानते हैं, कुछ इसे प्रीति की बहादुरी मानते हैं, लेकिन प्रीति और नेस के विवाद के बीच में एक अजीब सी घटना घटी। वो थी रवि पुजारी का धमकी भरा फोन आना नेस के पिताजी के लिए। लेकिन ये फोन आने के बाद की इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या कोई तीसरी शक्ति इसका लाभ ले रही है? जी हाँ, ऐसा लगता है कि तीसरी कोई एक शक्ति है जो प्रीति और नेस के विवाद में अपनी रोटी सेकना चाहती है। अगर ऐसा है तो पुलिस का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर इसमें प्रीति शामिल है तो प्रीति के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहली नज़र में अभी ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर हम बात कर लेते हैं अपने ही सहयोगी राहुल गोयल जी से। राहुल हमारे साथ जुड़े। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। राहुल जी, ये पूरा मामला क्या है? जरा एक मामला तो ये था जो प्रीति और नेस के बीच के था। ये विवाद हुआ जब दोनों के संबंध थे तब चर्चा में थे, जब दोनों के संबंध विच्छेद हुए तब भी चर्चा में आए, लेकिन कारोबारी रिश्ते बने रहे। उसके बावजूद मामला बिगड़ता है, एफआईआर होता है। एफआईआर में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, बयान लिए जा रहे हैं, सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये मामला एक तरफ था, जबकि ये दूसरा मामला रवि पुजारी के फोन कॉल के बाद एक अलग मोड़ पर चला गया है। इसके पीछे की क्या पुरानी रंजिश है, जरा इसे बताएं। बिल्कुल सलमान जी, देखिए आपने बिल्कुल सही शब्द का और सटीक शब्द का इस्तेमाल किया कि तीसरी शक्ति। ये मामला दरअसल दो लोगों की, दो इंडिविजुअल्स की लड़ाई का अब तक लग रहा था। एक महिला ने एक उद्यमी पर कुछ आरोप लगाए जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। सब कुछ उसी तरीके से चल रहा था जिस तरह से इस तरह के मामलों में अक्सर चला करता है। लेकिन इस मामले ने आज उस वक्त एक नया मोड़ लिया जब नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया ने पुलिस में एक मामला दर्ज कराया और कहा कि उनको अंडरवर्ल्ड से रवि पुजारी नाम के गैंगस्टर की एक धमकी आई है, जिसमें यह कहा गया है कि उस लड़की को परेशान न करे वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। अब रवि पुजारी जैसे डॉन ने, अंडरवर्ल्ड डॉन ने भले ही उस लड़की का जिक्र किया हो, लेकिन पुलिस ये मान के चल रही है कि शायद वो लड़की प्रीति जिंटा हो सकती है। लेकिन अंडरवर्ल्ड वाडिया परिवार के किसी सदस्य को धमकी दे रहा है, ये पहला मामला नहीं है। अब दरअसल इसकी कड़ियां कहां से शुरू होती है? हो सकता है कुछ विशेषज्ञ इसे हाइपोथेटिकल करार दे, इस तरह से तार जोड़ना, लेकिन 1989 के दशक में मैं आपको ले जाना चाहूंगा, बल्कि उससे पहले का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जब धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की शुरुआत की तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो दरअसल कपड़ा था। केला सिल्क वो बेचते थे और उसके बाद उन्होंने इसी व्यवसाय को आगे बढ़ाया और पूरी जो इंडस्ट्री है वो स्थापित की। अब उनके उस व्यापार को और उनके इस व्यवसाय को चुनौती उस वक्त जो मिलती थी वो बॉम्बे डाइंग से मिलती थी, जो कि नुस्ली वाडिया जिसके संस्थापक थे, जिन्होंने बॉम्बे डाइंग की शुरुआत की। तो ये दो औद्योगिक घरानों की एक किस्म से लड़ाई थी। लेकिन ये मामला पेचीदा तब हो गया जब 1989 में अचानक मुंबई पुलिस के कमिश्नर केशवराव सर्राफ को ये मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने नुस्ली वाडिया के कत्ल के लिए सुपारी अंडरवर्ल्ड को दी है। ये उनको उनके मुखबिर ने ये सूचना उन तक ला कर दी। इसके बाद जो उस वक्त ज्वाइंट सीपी थे अरविंद इनामदार, उन्होंने और सर्राफ जो कि पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने तय किया कि इस मामले की ब्रीफिंग जो है वो उस वक्त के तत्कालीन सीएम शरद पवार को की जाए। और सर्राफ और इनामदार ने इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा कि
उस वक्त उस मीटिंग में जब वो शरद पवार को ये ब्रीफिंग कर रहे होंगे, सिर्फ महाराष्ट्र के गृह सचिव मूर्ति के अलावा, राम मूर्ति के अलावा कोई और मौजूद ना हो, क्योंकि उनको ये डाउट था, ये शक था, क्योंकि ये मामला एक बड़े औद्योगिक घराने से जुड़ा है, तो हो सकता है कि अंदर के कुछ लोग इस मामले को लीक कर दें। ये वाकया जो है 24 जुलाई का है 1989 का। दरअसल 24 जुलाई वो डेट थी जो तय की गई थी अंडरवर्ल्ड की तरफ से सुपारी मिलने के बाद कि इस दिन नुस्लीवाडिया पर हमला किया जाना है। लेकिन उससे पहले जब मुंबई पुलिस को इसकी खबर लग गई और इसकी ब्रीफिंग महाराष्ट्र सरकार को कर दी गई, तब महाराष्ट्र सरकार के गृह सचिव राम मूर्ति ने एक खत अपने काउंटर पार्ट को सेंटर में लिखा और कहा कि इस मामले की जांच जो है की जाए, इस तरफ ध्यान दिया जाए। लेकिन बहुत वक्त तक सेंटर जो है वो चुप रहा। उस वक्त राजीव गांधी की सरकार सत्ता में थी और तब सियासी गलियारों में कई कयास लगाए जाने लगे। हालांकि उस वक्त इंडिया टुडे में जब ये खबर छपी तो रिलायंस ग्रुप की तरफ से ये सफाई दी गई कि भला कोई क्यों नुस्लीवाडिया को मारने के लिए वो सुपारी किसी को देंगे, जबकि उनका यानी कि वाडिया ग्रुप का और रिलायंस का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब जहां पर स्थितियां पहुंची है राहुल जी, क्या आपको लग रहा है कि ये उसी राइवलरी का अगली कड़ी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए मैं उसी पर आ रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इसको तफसील से समझना जरूरी हो जाता है, वरना लोगों को लगेगा कि तार कैसे जुड़ रहे हैं। दरअसल उसके बाद हुआ ये कि रिलायंस ने सफाई दी कि हमारा ग्रुप जो है 3200 करोड़ से ज्यादा का बड़ा ग्रुप है और जो बॉम्बे डाइंग है वो महज 230 करोड़ की कंपनी है, तो लिहाजा कंपैरिजन का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन पेच यहाँ पर है कि जब धीरूभाई अंबानी को स्ट्रोक आया था, यानी कि जब उनको आघात लगा था, अपघात हुआ था, तब दरअसल ये कहा गया था कि उसके पीछे वजह जो है वो वाडिया का बढ़ता प्रभाव, और वाडिया चूंकि वीपी सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे, तो जिस तरह की जांच उस वक्त रिलायंस के अधिकारियों के खिलाफ की जा रही थी, जिस तरह के मामले दर्ज किए जा रहे थे, वो दबाव कहीं ना कहीं नुस्लीवाडिया की तरफ से वीपी सिंह पर बनाया गया था और तमाम तरह की चीजें हुई थी, और इसी के चलते धीरूभाई अंबानी को स्ट्रोक आया था। और इस स्ट्रोक का बदला लेने के लिए मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है इसको प्लान किया। ये उस वक्त इंडिया टुडे में जो खबर छपी थी उसके हवाले से मैं ये बात कह रहा हूं, वो आर्टिकल बतौर सबूत अब भी हमारे पास मौजूद है। अब सवाल ये है कि जब अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट उस वक्त सामने आई थी और अब जब एक बार फिर अंडरवर्ल्ड से नुस्लीवाडिया को धमकी मिल रही है, तो क्या ये एक बार फिर उसी औद्योगिक घराने की लड़ाई के धरातल पर आ जाने का नतीजा है? क्योंकि अब से कुछ वक्त पहले, यानी करीब महीना डेढ़ महीना पहले, नुस्लीवाडिया ने एक बार फिर उस पुराने मामले को खोलने के लिए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि उस मामले में उनके बयान दर्ज कराए जाए, क्योंकि वो इस मामले की बहुत तह तक जा सकते हैं और बहुत कुछ उसके बारे में जानते हैं। और उसके फौरन बाद प्रीति जिंटा के रास्ते से रवि पुजारी ने धमकी दी है नुस्लीवाडिया को, इसलिए ये तार जुड़ जाते हैं। और जो आर्टिकल इंडिया टुडे का 1989 में छपा हमारे पास है, वो दरअसल उस क्रोनोलॉजी को बताता है जिसके पीछे इन दो औद्योगिक घरानों की लड़ाई जो है वो अहम रही थी। और जानकार कहते हैं कि कोई हाइपोथेटिकल भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई गुंजाइश हो सकती है कि शायद ये उसी कॉन्स्पिरेसी के एक बार फिर से सामने और धरातल पर आ जाने का नतीजा हो। जी सलमान जी। यानी ये इस मामले में एक प्रीति के बहाने कोई तीसरी शक्ति भी शामिल हो सकती है, या प्रीति उसका मोहरा बन सकती है, या सचमुच में प्रीति ने इस तरह का प्रयोग किया है। कई चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा भी रही है और एक दूसरे का समर्थन भी कर रही है बातों का। आप राहुल जी हमारे साथ बने रहे। दीक्षित साहब, जिस प्रीति जिंटा को लेकर इतना बावेला मचा था, रवि पुजारी के आते ही ये मामला थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। इसे कानूनी पहलू से देखें, आप कहां पाते हैं प्रीति जिंटा? क्या इस मामले में कहीं अभी तक मामले में कहीं प्रीति जिंटा को घसीटा जा सकता है, या वाडिया परिवार की तरफ से यह प्रीति पर दबाव बनाने की साजिश है, या फिर प्रीति के बहाने अपने पुराने औद्योगिक घराने के साथ जिनका उनका विवाद चल रहा था उस पर भी बंदूक तानने का एक मामला बन सकता है? ये जो त्रिकोण आया है इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि रवि पुजारी ने अगर नुस्लीवाडिया को फ़ोन किया, नुस्लीवाडिया इज़ नॉट अ कॉमन मैन, उनका फ़ोन नंबर जो है या तो खुद नुस्लीवाडिया किसी को देते होंगे, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है जो बड़े लोग होते हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं, मेरे भी संपर्क में बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो उनके नंबर्स जब आते हैं तो नॉर्मली प्राइवेट नंबर के रूप में आते हैं मोबाइल। तो उनका अगर मोबाइल नंबर किस नुस्लीवाडिया का दे सकते हैं तो या तो नुस्लीवाडिया दे सकते हैं, या उनके लेवल का कोई बिजनेसमैन होगा जो उनके संपर्क का होगा वो दे सकता है, या खुद प्रीति जिंटा को उसका मोबाइल नंबर मालूम होगा वो कर सकते हैं जो लीगली में, या फिर शायद दफ्तर में गया हो, किसी के पास गया हो, व्यक्ति के पास गया हो। ऐसा नहीं, ये जो प्राइवेट नंबर जैसा टीवी पे न्यूज़ आ रही है कि नुस्लीवाडिया को रवि पुजारी का फ़ोन आया, तो नुस्लीवाडिया का जो नंबर जिस नंबर पे फ़ोन आया होगा,
इट इज़ नॉट अ कॉमन नंबर कि कोई भी आदमी किसी भी आदमी को फ़ोन नंबर वो दे सकता है। ऐसे नंबर्स मिलते नहीं और नॉर्मली ये लोग फ़ोन उठाते भी नहीं है इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दो चीज़ लग रही है। प्रीति का इसके अंदर कोई रोल नहीं हो सकता। प्रीति आई डोंट थिंक सो कि ये लेवल तक जाएंगी जी। दूसरा चीज़ ये है कि क्या इससे प्रीति पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है? बस ये हो सकता है जी, इस बहाने प्रीति पर दबाव बनाया जा सकता है। राहुल जी, आपको लगता है कि प्रीति पर इस बहाने दबाव बनाया जा सकता है या फिर प्रीति के बहाने रिलायंस समूह पर की तरफ निशाना कर दिया गया है? राहुल, चलिए, राहुल हमारे साथ तकनीकी कारणों से हमसे अलग हो चुके हैं जी। अंबानियों का कोई लेना देना नहीं है जी। इसमें एक पहलू ये पुराने मामले को जोड़कर सलमान भाई, इसमें एक पहलू ये भी है कि नस्लीवाड़ा की इस समय बड़ी तगड़ी दुश्मनी रहेजा ग्रुप से चल रही है। यानी वो कहीं ना कहीं ये दूसरे भी तार इससे जोड़ रहे हैं और प्रीति को इसमें बड़ी चल रही है। पीछे हो जाए प्रीति जी, और इस केस को बंद कर दिया जाए, प्रीति डर जाए और चुप बैठ जाए, मगर ये मैं कहती हूँ प्रीति नहीं रुकेगी जी। प्रीति नहीं रुकेगी, प्रीति को रुकना भी नहीं चाहिए। अगर सचमुच में उनके साथ में अगर उनका अपमान हुआ है, उनके आत्मसम्मान को ठेस लगी है, उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ में किसी तरह का गलत व्यवहार हुआ है, इस मामले में न प्रीति को रुकने की जरूरत है न ही प्रीति के समर्थकों को। लेकिन हम पूजा जी, जिस तरह से इंडस्ट्री को प्रीति के साथ खड़े होना चाहिए था उस तरह से नजर नहीं आ रहा। क्या किसी महिला के साथ में अगर इस तरह का मामला होता है, ये एक तो मामला उनकी निजता का है, उनके संबंध रहे हैं और नहीं हुए, गलत प्रीति को जानने वाले लोग भी हैं, तो फिर इंडस्ट्री खड़ी क्यों नहीं हो रही है? शायद प्रीति खुद ही नहीं चाहती हो कि इंडस्ट्री उनके साथ आए जी। यानी प्रीति ने अपनी तरफ से जी, प्रीति ने शायद अपनी तरफ से पहल कर ली है और वो एकला चालोरे चल रही है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ वो व्यक्तिगत संबंध थे, उस व्यक्तिगत संबंध को वो अपने दूसरे संबंधों को इस्तेमाल नहीं करना चाहती होंगी। लेकिन ऐसे मामले अगर होते हैं, फर्ज कीजिए कि ये इस मामले में थोड़ा सा, जैसा कि दीक्षित साहब कह रहे थे, सुंदरी जी कह रही है कि मामला क्या हुआ था दरअसल अभी पूरी तरह से स्पष्ट भी नहीं हो पाया है। इस तरह के मामले इंडस्ट्री में होते हैं, कितने लोग आते हैं, आगे आते हैं और इस मामले में इस तरह की शिकायतें दर्ज कराते हैं, बहुत सारे मामले दबा दिए जाते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे में इंडस्ट्री के लोगों को, खासकर एक्ट्रेसेस को, इस मामले में कितना बोल्ड होना चाहिए और आगे आना चाहिए? आगे आने का एक नुकसान ये भी होता है कि फिर वो हाशिए पे कर दी जाती हैं, क्योंकि दूसरी बड़ी मछलियां इस मामले में उन्हें दरकिनार करने की शुरुआत कर देती हैं। तो इनके लिए न खाया जाए न उगला जाए वाली स्थिति हो जाती है। क्या हो गई प्रीति जैन हो गई ना, ये सेम हो गई ना, बड़ी मछलियां कूद गई ना तालाब में कि प्रीति को चुप हो नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि प्रीति चुप नहीं, जब किया है तो उसे फेस करो और वाकई दिखाओ कि महिला कुछ कर सकती है। ये प्रूव करना बहुत क्या होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री की तरफ से? इस तरह के मामले अगर होते हैं, फर्ज कीजिए दुर्भाग्य से, ईश्वर न करे, कभी पूजा तोमर के साथ ऐसा होता है, तो पूजा जी क्या करेंगी? देखिए सलमान जी, मेरा ये मानना है, मैं भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ और कभी कभी 50% एफर्ट गर्ल्स का भी होता है, एक्ट्रेसेस का भी होता है। आप अगर किसी को उंगली दोगे तो हाथ तो वो पकड़ेगा ही जी। तो आपको भी 50% अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। अगर आप कमिटमेंट के पीछे उनसे पड़े हुए, आप क्यों उनसे एक रिलेशन मेंटेन कर रहे हो? एक तो साइकोलॉजिकली आपको तैयार होना होगा कि आप जिसके साथ रिश्ते में बंधने का ख्वाब देख रही हैं, क्या वो आपके लायक है? क्या वो सचमुच में अब आपके रिश्ते के लायक है? आप उसके साथ दूर तक सफर कर सकती हैं? और वैवाहिक संबंध अगर आपको बनाने हैं तो बहुत लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है। ये लिव इन रिलेशन वगैरह ये सब बकवास की बातें हैं। अगर इसे मानने वाले लोग ज्यादा होंगे तो शायद चीजें आसानी से हल हो सके। लेकिन खुले व्यवहारों का बहाना बनाकर और आधुनिकता की आड़ में बहुत कुछ दब जाता है, बहुत कुछ छुप जाता है। इससे भी मेरा ये कहना है सलमान जी, हमारी इंडस्ट्री कितनी भी बोल्ड हो जाएगी लेकिन कैरेक्टर फिर भी मस्त रहेगा जी। कैरेक्टर तो हर फील्ड में, हर फील्ड के लिए तो कैरेक्टर, उसके चरित्र, उसका संस्कार बहुत मायने रखते हैं। तो रही बात शोषण और ये सब चीजें, तो वो इंडस्ट्री से भी बाहर है, जरूरी नहीं है आपकी इंडस्ट्री में नहीं, ये हर जगह पे है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, हर फील्ड में है। दीक्षित साहब भी इससे सहमति जता रहे हैं, शायद सुंदरी जी भी करेंगे। हम जिस बात पर राहुल जी से आ रहे थे, तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क कट गया था कि राहुल जी,
प्रीति के बहाने क्या ये निशाना फिर से अगर ये पुरानी दुश्मनी की तरफ अगर जाता हुआ प्रतीत होता है तो क्या मुंबई पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है? इस मामले में प्रीति का मामला कमजोर पड़ सकता है या नेस के मामले को आगे करके बहुत सी चीजों को घालमेल कर खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है, या फिर इसी बहाने एक बड़े व्यक्ति को फोन करने के बहाने पुलिस हरकत में आकर रवि पुजारी को पर ट्रैप लगा सकती है? क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए सलमान जी, जहाँ तक बात रवि पुजारी पर शिकंजा कसने की है तो रवि पुजारी लगातार कई वारदात में शामिल रहा है, कई बॉलीवुड की हस्तियों को धमकाने में उसका नाम जो है वो सामने आता रहा है, डी कंपनी से जुड़ा हुआ वो माना जाता रहा है। तो उसको अभी तक बहरहाल पुलिस उसके खिलाफ कुछ ज्यादा कर नहीं पाई है, सिवाय इस तरह की शिकायतें दर्ज कर लेने के अलावा या कुछ एक फोन कॉल्स टैप कर लेने के अलावा। लेकिन अगर आप प्रीति जिंटा के आरोपों की बात करें तो जाहिर तौर पर एक महिला होने के नाते जिस तरह के जिन धाराओं में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है वो नेस वाडिया के लिए मुसीबत का सबब हो सकती है। लेकिन अब चूंकि इसमें एक तीसरी शक्ति का हाथ जो है वो बीच में सामने आ रहा है या अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही है दूसरी पार्टी को, इसलिए इस मामले की जांच सभी एंगल से पुलिस अब करना चाहेगी और देखना चाहेगी कि कौन किसको किस हद तक प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे थे उस कहानी के बैकड्रॉप में झांकना कम से कम जरूरी हो जाता है। पुलिस उस मामले में कितना झांकती है, कितना आगे बढ़ती है, ये अब पुलिस के लिए भी एक चुनौती भरा काम होगा। लेकिन जो मामला दीक्षित साहब चूंकि एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट के हैं, काफी इस तरह के मामलों को देख चुके हैं। दीक्षित साहब, प्रीति के इस मामले में कितनी दूर तक मुंबई पुलिस नेस पर कब्जा उस पर शिकंजा कर सकती है? इसी मामले में रवि पुजारी के आ जाने के बाद में तस्वीर का रुख दूसरी तरफ मुड़ने के बाद क्या रवैया हो सकता है पुलिस का, और नेस के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, नेस के लिए कोई मुश्किलें नहीं है, क्योंकि नेस के लिए अगर उसको उन्हें लगता कि मेरे लिए कोई मुश्किलें हैं तो अभी तक वो एंटीसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर मूव कर चुके होते। लेकिन जितने उन पर जितनी धाराएं लगी हैं वो क्या बेलेबल है, नॉन बेलेबल है? उनमें से दो धाराएं तो बेलेबल है, एक धारा नॉन बेलेबल है। तो आपको लगता है कि फौरन बेल होने के चांसेस है अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है? एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी, क्योंकि जजेस भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और पिछले 5 साल के न्यूज़पेपर कई जजेस ने पढ़े हैं जी, तो इसमें तो मिल जाएगा। एंटीसिपेटरी मिलने के चांसेस आपको लगता है कि नेस अगर एंटीसिपेटरी के लिए मूव करते हैं तो उन्हें एंटीसिपेटरी मिल जाएगा? सुंदरी जी, ऐसे मामलों में अगर एंटीसिपेटरी बेल और कानून के जो जहां पर कानून एक ही नहीं, अगर वो जिस पर जुल्म हुआ है उसके साथ खड़ा नजर आता है तो किसी सामने वाले पक्ष के साथ भी खड़ा नजर आता है कि अगर उस पर कहीं झूठे आरोप लग रहे हो तो वो भी अपनी बचाव कर सके, दोनों को बराबर मौका मिलता है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में प्रीति कहीं 19 पड़ सकती है नेस के मामले में, या फिर नेस को सलाखों के पीछे होना चाहिए ही किसी भी हाल में? देखिए सलमान जी, जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ और जो सुन रही हूँ अभी टीवी पे और आपसे बात कर रही हूँ कि जो सिचुएशन इसमें जो अभी ये खिचड़ी बना दी गई है, तो प्रीति जिंटा तो अभी 1-2 दिन के बाद देखिए उनको तो एकदम पैक कर दिया जाएगा इसकी कहानी, क्योंकि नेस को बचना है इसमें। और मैं प्रीति जी से एक ही चीज कहूंगी कि अगर आपने किया है तो आप फेस करें, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उन्हें पूरा पनिश होना चाहिए। चलिए, पूजा जी चूंकि इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, पूजा जी से इस मामले पे ज्यादा उन्हें उलझाते नहीं है उस सवाल में। हम निश्चित दीक्षित साहब से पूछते हैं। दीक्षित साहब, किसी के साथ संबंध होना, उस संबंध का बिगड़ना और फिर उस पर छेड़खानी और मोलेस्टेशन के आरोप लगाना, ये नैतिक रूप से, कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से कितना सही है? नैतिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है, कानूनी रूप से पॉसिबल है। यहाँ तक कि एक पत्नी जो है अपने पति के ऊपर ऐसा कानून हमने लाया है निर्भया केस के बाद, एक पत्नी अपने पति के ऊपर भी एलिगेशन कर सकती है कि मेरे साथ उन्होंने जबरदस्ती बलात्कार किया करके, तो कानूनी रूप से तो बिल्कुल सही है जी। और सामाजिक नजरिए से देखा जाए, सामाजिक नजरिए से एक्चुअली ये बहुत डैमेजिंग है। अगर इस प्रकार से देखिए, ये एक्चुअली जो कानून लाया गया था निर्भया वाला सलमान भाई, आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने इसके ऊपर काफ़ी मैंने फेसबुक से और वगैरह बहुत आर्टिकल्स भी लिखे थे। पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन जो है 1997 पब्लिक हेरेसमेंट एक्ट
यूनाइटेड किंगडम का, कॉपी और पेस्ट। सलमान भाई आप इसको ना ये प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम बिल्कुल इसके ऊपर ना लीगल लोगों को लाके चर्चा की जी बिल्कुल। एक तो आप होंगे पेस्ट करके ना जी। जस्टिस वर्मा ने दिया था जी। इंग्लैंड में बात ये है कि वहां पे लाइबल का कानून, यानी आप अगर गलत आरोप लगाते हो तो सामने वाले को काफी डैमेजेस पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। इंडिया के अंदर वो कानून मजबूत नहीं है डिफेमेशन और लाइबल का, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इस कानून का मिसयूज ही होना है इंडिया के अंदर। जी सुंदरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। वो मैंने पहले भी कहा, मैंने आपको पहले भी कहा कि सलमान जी मैं इक्वल फैसले करती हूँ जी। तो मैंने वही कहा कि अगर गलत है तो कितने दिन साथ देगा उसका, सच तो सामने आएगा ही। सच को सामने आना चाहिए, आना चाहिए जी। सच मेरे कितना भी सामने ये आता है वो ये आने वाला आदमी वक्त जो बताएगा। है सामाजिक तौर पे कितना डैमेज हो जाता है आदमी जी। आपको सामाजिकता इस बार सामाजिकता के लोग बंधन में उसको एक नहीं दूसरे हिसाब ऐसा से नहीं कि देखेंगे। आदमी डैमेज हो जाता है। अगर वो आदमी नहीं, दोनों के दोनों अगर डैमेज वो- होते हैं इस नहीं, मामले नहीं, में। अगर वो आदमी अगर उसमें गुनहगार निकलता है तो वो औरत कितनी डैमेज होती जी है। जी जी जिस इंडस्ट्री की बात हो रही है पूजा जी, क्या इसमें नहीं लगता कि दोनों के दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी और दो के दोनों डैमेज हुए, लेकिन डैमेज होने के बहाने प्रीति कंप्लेन न करती, ये भी गलत था अगर उनके साथ जुल्म हुआ है। और अगर डैमेज कभी नहीं होता क्या होती? लेकिन अगर प्रीति के साथ गलत हुआ है तो कंप्लेन करना भी जी लाजिम है। कंप्लेन करना लाजमी था, आपको हाँ, लगता है? बिल्कुल सही कहा। क्योंकि सामने वाले ने जो भी चलिए हाँ जी जो कुछ भी था हाँ कुल मिलाकर कहना यही है कि अगर आपने गलती की है हाँ, तो उसका पनिश होना ही खामियाजा चाहिए। आपको हाँ, भुगतना जी, होगा, हाँ, जी। और अगर नहीं की है तो कानून ने आपके लिए बहुत सारे आपको दरवाजे सामने खोल रखे आना हैं। चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल आपका बहुत शुक्रिया एक तीसरे एंगल पर, तीसरी शक्ति पर प्रकाश डालने के लिए। पूजा जी अपनी इंडस्ट्री की बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदरी जी महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए काम करने वाली संस्था की तरफ से आपने भी अपनी बातें रखी। कानूनी पहलुओं पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपना पक्ष रखा। निश्चय दीक्षित साहब ने, एडवोकेट हाईकोर्ट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दे की बात में आज हमने एक नए नज़रिए से महिलाओं के सम्मान को तलाशने की कोशिश की, उनके साथ हो रहे जुल्म सितम की बात करने की कोशिश की, बात सामाजिकता की भी की। देखते हैं आने वाले कल में क्या नतीजा निकलता है प्रीति मामले का। फिलहाल मुद्दे की बात में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।